पूर्वी चंपारण, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद कुछ मीठा, कुछ प्राकृतिक सा, लेकिन इसका इतिहास तो क्रांति की गूंज से भरा हुआ है। आज हम इसी ऐतिहासिक धरती की कहानी को परत दर परत समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस जगह का नाम चंपारण आखिर पड़ा कैसे, और संघर्ष शुरू होने से पहले ये जगह थी कैसी? क्या थी इसकी वो खुशबूदार पहचान जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई? देखिए, चंपारण नाम ये असल में दो शब्दों से मिलकर बना है। चंपा मतलब एक खुशबूदार फूल वाला पेड़, और अरण्य यानी जंगल। तो मतलब क्या हुआ? चंपा के पेड़ों का जंगल। जरा सोचिए, एक जमाना था जब ये पूरा का पूरा इलाका इन महकते पेड़ों से भरा होता होगा। लेकिन इस खूबसूरत खुशबूदार नाम के पीछे एक बहुत ही कड़वा, एक दर्दनाक इतिहास भी छिपा है। एक ऐसा इतिहास जिसने इस इलाके की पहचान ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और ये सारी कड़वाहट जानते हैं कहाँ से आई? एक पौधे से। जी हाँ, एक पौधा। हम उस दौर की बात करने वाले हैं जिसने इस महकती हुई धरती को अपने अंधेरे में डुबो दिया था। ये दौर था जबरन नील की खेती का। तो इस कहानी के जो विलन थे वो थे अंग्रेज बागान मालिक। स्थानीय लोग उन्हें नीलहे साहबान या नील के मालिक कहकर बुलाते थे। और ये सिर्फ जमीन के मालिक नहीं थे, ये तो किसानों की जिंदगी के भी मालिक बन बैठे थे। और इन किसानों का शोषण करने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार था, तिनकठिया प्रणाली। अब ये क्या थी? ये एक इतना जालिम कानून था जिसके हिसाब से हर किसान को अपनी सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीन के 20 कट्ठों में से 3 कट्ठे पर नील उगाना ही पड़ता था। और ये नील उनके अपने लिए नहीं था, ये सारा का सारा उन निल्हे साहबों के लिए था। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 3/20, ये सिर्फ मैथ्स का एक फ्रैक्शन नहीं है। नहीं, ये उस लूट का, उस चोरी का प्रतीक है जो सालों तक चलती रही। ये किसानों की जमीन की चोरी थी, उनकी मेहनत की चोरी थी, उनकी रोजी रोटी की चोरी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म अपनी हदें पार कर जाता है तो क्रांति जन्म लेती है। और चंपारण में भी यही हुआ। यहाँ बदलाव की हवा एक ऐसे इंसान के आने से चली जिसने इस पूरी सड़ी गली व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। और सिर्फ चंपारण का नहीं, पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। और यहाँ एक बात जानना बहुत बहुत जरूरी है। इस क्रांति की चिंगारी किसी बहुत बड़े नेता ने नहीं जलाई थी। इसकी शुरुआत की थी एक आम किसान ने जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वही थे जो मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण लेकर आए। और फिर देखिए चीजें कितनी तेजी से बदली। अप्रैल 1917 में गांधी जी मोतिहारी पहुंचते हैं। वो अंग्रेजों का ऑर्डर मानने से साफ मना कर देते हैं और किसानों की तकलीफें सुनने लगते हैं। जून तक एक कमेटी बन जाती है जिसमें गांधी जी भी मेंबर थे। और सोचिए, अक्टूबर आते आते वो कमेटी इस तिनकठिया सिस्टम को ही खत्म करने की सिफारिश कर देती है। मतलब कुछ ही महीनों में ये भारत में गांधी की पहली और एक बहुत बड़ी जीत थी। और ये कोई मामूली धरना प्रदर्शन नहीं था, ये भारत की जमीन पर गांधी के सत्याग्रह का, मतलब सविनय अवज्ञा का पहला सफल प्रयोग था। एक ऐसा तरीका जिसने बिना हथियार उठाए दुनिया को अहिंसा की ताकत दिखा दी। तो चंपारण की ये जो जीत थी, ये सिर्फ चंपारण तक ही सीमित नहीं रही। नहीं, इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी और इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान डाल दी। तो इसका असर क्या हुआ? देखिए, चंपारण सत्याग्रह ने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दे दी। इसने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। और सबसे बड़ी बात, ये भविष्य के सभी अहिंसक आंदोलनों के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक मॉडल बन गया। मतलब यहाँ से नेताओं की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार हुई। और इसी आंदोलन की कोख से निकले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेता, जो आगे चलकर आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। सोचिए कितनी बड़ी विरासत है इस आंदोलन की। अच्छा, ये तो हुई इतिहास की बात, पर उस क्रांतिकारी अतीत की परछाई आज के पूर्वी चंपारण पर कैसी दिखती है? चलिए अब थोड़ा इतिहास से निकलकर आज के दौर में झांकते हैं। ये बदलाव तो सबसे पहले यहाँ के खेतों में ही नजर आता है। सोचिए, एक वक्त था जब यहाँ अत्याचार की फसल यानी नील उगाई जाती थी, जिसने किसानों को कंगाल कर दिया था। और आज यहाँ लहलहाती है आजीविका की फसल गन्ना, जो आज यहाँ की खेती किसानी की रीढ़ है।
लेकिन चंपारण सिर्फ इतिहास नहीं है, यहाँ की संस्कृति भी बहुत अमीर है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया स्तूप है। छठ पूजा का महापर्व यहाँ बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। यहाँ की मुख्य भाषाएं भोजपुरी और हिंदी हैं, और यहाँ के लोकगीतों और नृत्यों में आज भी वो पुरानी मिट्टी की महक है। और हाँ, मोतीहारी में गांधी म्यूजियम और सत्याग्रह स्मारक आज भी उस महान आंदोलन की याद दिलाते हैं। अगर आज की अर्थव्यवस्था पर एक नज़र डालें तो धान, गेहूं, मक्का और गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। चीनी, चावल और तेल की मिलें यहाँ के बड़े उद्योग हैं। मतलब आज भी खेती ही यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन हाँ, यहाँ इतने सारे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं कि टूरिज्म में भी विकास की बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जिस जमीन ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई राह दिखाई, वो अपने इतने मजबूत, इतने शक्तिशाली इतिहास की नींव पर अपने आने वाले कल को, अपने भविष्य को क्या शक्ल देगी?